हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। हम पढ़ने लगे हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट क्या होता है? प्लेस वेयर लिविंग, समझिएगा कॉन्सेप्ट, प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, उसे कहा जाता है दैट इज़ द हैबिटेट। तो हैबिटेट के बेसिस पे हमने देखना है कि कौन से जानदार कौन सा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं बॉडी में से। सही हो गया। जैसे कि अगर हम देखें तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट, तो आपके बुक में ये बताया गया है कि एनिमल प्रोड्यूस, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एनिमल्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब दे आर कंटेनिंग द नाइट्रोजन इज द important constituent। तो एनिमल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो मेजर टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन से हैं? मेजर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मेजर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर कौन कौन से? नंबर 1 दैट इज अमोनिया। पहला कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया को आप लिखेंगे NH3, ठीक हो गया, ये मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट में आएगा। देन देर इज़ यूरिया, यूरिया को आप लिखेंगे CON, याद रखिएगा CO, दैट इज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CONH2 ट्वाइस। कौन सा फार्मूला? CO देन NH2 ट्वाइस, ये यूरिया है। एंड देन आपको पता है यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड वो मेजर कंपोनेंट आपको मिलेगा और मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये। और इसको आप अगर बनाने जाएंगे तो इट इज़ लाइक दिस, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे आपको मिलेगा नाइट्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे नाइट्रोजन और ऊपर की तरफ हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा आपको, एंड देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा आपको नीचे, और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वी कैन से यूरिक एसिड। और चौथा जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपके बुक में बताया गया दैट इज़ द क्रीटिनिन। लेकिन हम कौन कौन से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये 3 हमने पढ़ने हैं हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर। आ रही बात समझ में? तो वेस्ट और वेस्ट का रिमूवल किस पे डिपेंड करता है? तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, डिपेंडेंसी ऑफ वेस्ट्स एंड इट्स रिमूवल। वेस्ट बनना और उसका रिमूव होना बॉडी से वो किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। तो फर्स्टली ये किस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा कि कौन सा वेस्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा और उसकी रिमूवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी देखनी है वेस्ट एंड इट्स रिमूवल। तो आपके बुक के हिसाब से बताया गया कि फर्स्टली ये नेचर ऑफ फूड को आपने देखना है। फर्स्टली क्या देखना है आपने? नेचर ऑफ फूड। नेचर ऑफ फूड के बेसिस पे आपका वेस्ट बनेगा, ठीक है, नेचर ऑफ फूड। जैसे कि हमारे पास एक जानदार होते हैं जिन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रास ईटर। हर्बीवोरस होते हैं ग्रास ईटर। तो कॉमन सेंस की बात है, ग्रास ईटर जो होगा उनका वेस्ट अलग बनेगा। और कार्निवोरस देखें आप, कार्निवोरस मतलब कि मीट ईटर, मीट का मतलब होता है गोश्त, ठीक है। मुझे ये बताएं नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा कहाँ पे बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि कार्निवोरस क्या खाते हैं? गोश्त खाते हैं, और गोश्त का मतलब क्या होता है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन से वेस्ट क्या बनेगा? अमोनिया, और अमोनिया के साथ साथ क्या बनेगा? यूरिया। तो मतलब कि देख रहे हैं आप, और ग्रास खाने वाले जो जानदार होंगे उनमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? फर्स्टली डिपेंड करता है नेचर ऑफ फूड पे। अच्छा, ये जो जानदार हैं हर्बीवोरस, ये भी यूरिया रिलीज़ करेंगे, लेकिन इनका जो यूरिया रिलीज़ होगा दैट इज़ द लेस, और यहाँ पे जो यूरिया रिलीज़ होगा दैट इज़ द मोर यूरिया, क्योंकि इन्होंने गोश्त खाया और गोश्त प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो फर्स्टली किस पे डिपेंड करता है? वेस्ट और उसका रिमूवल, दैट इज़ नेचर ऑफ फूड। सेकेंडली किस पे डिपेंड करता है? मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली ये किस पे डिपेंड करता है? दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेकेंडली ये डिपेंड करता है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, के पानी मौजूद है या नहीं, उस बेसिस पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक एक्वेटिक को कहा जाता है मेरिन, और एक एक्वेटिक को कहा जाता है फ्रेश वाटर, ठीक है।
मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। तो मैरिन जानदार को अपना पानी बचाना होता है, ये याद रखिएगा, मैरिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना पानी बचाना होता है, तो ये यूरिया रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर अमोनिया रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इनके पास पानी ही पानी होता है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती पानी लॉस होने से, ठीक हो गया। और फ्रेश वाटर अमोनिया रिलीज़ करते हैं। और एक्वेटिक के बाद है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब कि टेरेस्ट्रियल में रहने वाले जानदार के अंदर पानी कम होता है, तो वो यूरिया भी रिलीज़ करते हैं और यूरिक एसिड भी रिलीज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे समझना क्या है कि देखिए आपका वेस्ट क्या बनेगा और वेस्ट रिमूव कैसे होगा, वो डिपेंड करता है फर्स्टली नेचर ऑफ फूड पे, सेकेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और थर्डली आपके बुक में बताया गया दैट इट डिपेंड्स अपॉन, थर्डली ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट। वो हैबिटेट भी नीचे ही आ गया, पानी की अवेलेबिलिटी के बाद क्या होगा, हैबिटेट, जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट का जो वेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का जो वेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा, और एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर का मैंने आपको बता दिया वेस्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा, और मैरिन वाटर का जो एनिमल होता है उसका वेस्ट डिफरेंट होगा। तो देखें ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज़ द वी कैन से वेस्ट कैसे कौन सा बनेगा और रिमूव कैसे होगा, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी आपके बुक में बताया गया, मैं रीड करके आपको समझाता हूँ। तो देयर इज़ अ नाइट्रोजनियस वेस्ट दैट इज टर्म्ड एज अमोनिया, और अमोनिया मतलब KNH3। तो अमोनिया एक नाइट्रोजनियस वेस्ट है, समझिएगा कॉन्सेप्ट। और ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है दैट इज़ वेरी डेंजरस, तो इसीलिए इसको हम डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। इट इज़ एन इमीडिएट एंड हाईली टॉक्सिक गैसेस मॉलिक्यूल। इट इज़ हाईली टॉक्सिक, कौन सा मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ अ गैसियस मॉलिक्यूल। तो समझिएगा अमोनिया के बारे में, इट इज़ हाईली टॉक्सिक गैसियस मॉलिक्यूल इनिशियली प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। इट इज़ प्रोड्यूस, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ, किसके ब्रेकडाउन से बनेगा ये, नाइट्रोजनियस कंपाउंड। कॉमन सेंस है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो हम खाते हैं वो दो होते हैं, एक होता है प्रोटीन, एक होता है न्यूक्लिक एसिड। तो ये कहाँ से बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। आ रही बात समझ में, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसके अलावा आप इनके बारे में समझेंगे तो ये बताया गया इट इज़ एक्सीडिंगली सॉल्यूबल इन फ्रेश वाटर। ये क्या होता है, एक्सीडिंगली, इट इज़ एक्सीडिंगली सोल्यूबल इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में बहुत जल्दी से सोल्यूबलाइज हो जाता है। फ्रेश वाटर एंड बॉडी फ्लूइड्स, फ्रेश वाटर एंड बॉडी का जो फ्लूइड होता है उनके अंदर ये जल्दी से सोल्यूबलाइज हो जाता है, और सोल्यूबलाइज होने के बाद एक प्रॉब्लम करता है कि इट रेजेस पीएच, इट रेजेस पीएच, याद रखिएगा पीएच को रेज करता है। और आपको पता है हमारे ब्लड की जो पीएच होती है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे हमारे ब्लड को, तो आपको पता है हमारे ब्लड की पीएच जो होती है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ब्लड की पीएच हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट इज़ 7.3। तो अगर ऐसा कहें कि आपकी बॉडी के अंदर अगर अमोनिया बढ़ गया या किसी भी जानदार की बॉडी अमोनिया बढ़ गया, तो वो पीएच को क्या कर देगा, पीएच को कर देगा रेज, और जैसे ही पीएच रेज होगा तो फिर वो जो ब्लड या बॉडी होगी सही काम नहीं कर पाएगा। तो मेन मसला क्या होता है अमोनिया का, कि वो ब्लड की पीएच को क्या कर देता है, रेज कर देता है। तो पीएच को रेज कर देता है, इसी वजह से इट शुड बी प्रेजेंट, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट शुड बी प्रेजेंट in low concentration inside the body, it should be present in a low concentration in body। तो इसी वजह से ये बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन में होना चाहिए, मतलब कि जैसे बन रहा है इसको बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म अबाउट द अमोनिया। बनता कैसे, इसकी प्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन में आपको समझा रहा हूँ कि ये बनता कैसे। प्रोडक्शन ऑफ NH3 मतलब कि अमोनिया की प्रोडक्शन, समझिएगा अभी इसी कॉन्सेप्ट को। देखिए कोई भी इंसान है जब वो प्रोटीन्स खाता है, ठीक है, कोई भी इंसान है व्हेन ही ईट्स प्रोटीन्स, और आपको पता है प्रोटीन्स किस चीज़ से बने, तो आपके आंसर प्रोटीन्स बने अमाइनो एसिड से, ठीक है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर मैं आपसे पूछूंगा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे सर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक होगा कार्बन, अल्फा कार्बन जिसे कहा जाता है, यहाँ पे होगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे मौजूद होगा नाइट्रोजन, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन मतलब NH2 ग्रुप, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और नीचे होगा रेडिकल ग्रुप, और रेडिकल ग्रुप जो होता है वो चेंज होता रहता है। ऐसे ही
तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, दैट इज़ द डीअमाइनेशन। याद रखिएगा ये डीअमाइनेशन कहाँ पे होती है, हमारे लिवर के अंदर। और लिवर में डीअमाइनेशन कैसे होती है, ये जो नाइट्रोजन है NH2 है, वो NH2 का ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये कंपाउंड बनाते हैं। गौर से देखेंगे तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, तो आप कहेंगे कि ये बन गया NH3। प्रोसेस का नाम क्या है, डीअमाइनेशन। ये जो NH3 बना है वो अगर ब्लड में ज़्यादा देर तक रहेगा तो फिर प्रॉब्लम काज करेगा। इसे इमीडिएटली बाहर निकालना होता है हमारे या किसी भी जानदार की बॉडी से। ये याद रखिएगा, जो अमोनिया होता है उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो कम हो जाती है वाटर के अंदर। ये टॉक्सिक है अमोनिया, ठीक है, समझा रहा हूँ मैं आपको। और जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, सपोज़ ये है पानी, ठीक है, ये पानी है और आपने क्या किया, अमोनिया को जैसे ही आपने वाटर के अंदर किया डिज़ोल्व, तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद ये जो अमोनिया होगा, व्हेन इट विल बी डिज़ोल्व विद वाटर, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अमोनियम आयन NH4। ये अमोनियम आयन बनाएगा। और अमोनियम आयन जो होते हैं, दीज आर नॉन टॉक्सिक। ये क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया को लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तभी तो ये जाके नॉन टॉक्सिक कंडीशन में जो है ना वो आएगा। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसको नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए। गौर से देखेंगे तो अमोनिया टॉक्सिक है, लेकिन वाटर के साथ मिक्स होकर वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। तो इसीलिए अमोनिया कौन से जानदार में बनता है, वो जानदार में बनता है एक्वेटिक एनिमल्स में। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सो इसी वजह से ये प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड इन एक्वेटिक एनिमल। फिर आप कहेंगे सर एक्वेटिक एनिमल्स तो हमारे पास या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैरिन और एक होते हैं फ्रेश वाटर। ये किस में बनेंगे, तो याद रखिएगा ये किस में बनता है, दैट इज़ द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो एनिमल होते हैं उनको पानी जो है ना अपना बचाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उनके अंदर ये बनता है अमोनिया। आपने ये याद रखना है, आपके बुक के हिसाब से भी यही कॉन्सेप्ट आपने समझना है। एक और चीज़ यहाँ पे कि ये बताया जाता है कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया रिक्वायर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मतलब आधा लीटर वाटर रिक्वायर होगा टू डिज़ोल्व टू नॉन टॉक्सिक लेवल, ठीक है, नॉन टॉक्सिक लेवल तक। मतलब कि 1 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में उसे कितना पानी चाहिए, 500 ml ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व टू नॉन टॉक्सिक लेवल। ये फेडरल से थोड़ी सी लाइन है, लेकिन आप समझ लीजिएगा इसको। ये एक्वेटिक लाइफ तक मैंने आपको बता दिया, लेकिन टेरेस्ट्रियल में भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। टेरेस्ट्रियल में भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल जैसे कि मैं ह्यूमन की बात कर देता हूँ, टेरेस्ट्रियल मतलब कि मैं ह्यूमन की बात कर देता हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन में भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये अमोनिया क्या करता है, अपने आप को मिला देता है एक और मॉलिक्यूल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये दोनों आपस में मिलके फिर आगे एक साइकिल होता है जिसे कहा जाता है यूरिया साइकिल। क्या साइकिल होता है, आगे बता रहा हूँ मैं ये यूरिया वाले टॉपिक के अंदर, यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल में दे आर गोइंग टू फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज़ यूरिया, याद रखिएगा। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। और यूरिया आपको पता है क्या, इट इज़ 1 लाख टाइम्स, याद रखिएगा, इट इज़ 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। इट इज़ 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। मतलब कि अमोनिया से यूरिया 1 लाख गुना कम टॉक्सिक होता है, इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं, इसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है यूरिया को बाहर निकालने के लिए 1 ग्राम नाइट्रोजन की फॉर्म में अगर आप यूरिया देख रहे हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए आपको 50 बाहर निकालना मतलब नॉन टॉक्सिक लेवल तक पहुंचाने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना वाटर रिक्वायर्ड था, 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है नॉन टॉक्सिक लेवल तक उसको कन्वर्ट करने, डिजोल्व करने के लिए। लेकिन यूरिया को नॉन टॉक्सिक लेवल तक डिजोल्व करने के लिए यूरिया को कितना वाटर चाहिए, 50 ml। इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल वाटर को जो ना लॉस करना अफोर्ड नहीं करते, तो इसी वजह से टेरेस्ट्रियल एनिमल में एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है यूरिया साइकिल। उससे वो क्या करते हैं, अपने अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर, जिसकी वजह से इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और ये अपने वाटर को भी लॉस होने से बचा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई कि यूरिया 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। तो आप इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, आप ये भी तो कर सकते हैं कि भाई अमोनिया जो होता है वो 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक है देन यूरिया।
ऐसे भी कह सकते हैं ना, आपके बुक में ऐसा ही कुछ बताया गया है। और ये कोरोसिव होता है, अल्कलाइन होता है अमोनिया, याद रखिएगा। ये जो अमोनिया होता है दैट इज़ अल्कलाइन, ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। कोरोसिव होता है मीन्स वेरी डेंजरस, जब भी ये रिएक्ट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के साथ तो वो उसको डैमेज और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, कोरोसिव। एंड इसके अलावा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया रिलीज़ करते हैं, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को, मैं यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे लिख रहा था मैं, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है अमोनोटेलिक। क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होते हैं अमोनोटेलिक भाई? अमोनोटेलिक वो जानदार होते हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं क्या? दैट इज़ दी अमोनिया। अमोनोटेलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं? अपने वेस्ट के तौर पे एक्सक्रीट द NH3। अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले जानदार को अमोनोटेलिक कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बुक में से रीड करके आपको सारी चीज़ समझाता हूँ मैं। सेकेंड जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपके बुक में बताया गया है दैट इज़ यूरिया। और यूरिया को देख लेते, समझ लेते हैं। यूरिया को आप कहेंगे कि भाई इट्स अ मॉलिक्यूल दैट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इस तरफ भी NH2 होता है और इस तरफ भी NH2 होता है, ठीक है। और आपको पता है NH2 को कहा जाता है, NH2 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिस भी जगह पे ऐसा कंपाउंड आपको मिले ना जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, मतलब कि कार्बोनाइल कंपाउंड और अमोनिया या अमाइनो ग्रुप या कुछ भी मौजूद हो, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है कार्बामाइड। क्या कहा जाता है? कार्बामाइड। तो याद रखिएगा जो यूरिया होता है वो क्या होता है? इट्स अ कार्बामाइड मॉलिक्यूल। समझिएगा कॉन्सेप्ट? तो ये वाला रिलेशनशिप जिस जगह मिलेगा आप उसको कार्बामाइड कहेंगे। तो जो यूरिया होता है वो होता है नाइदर, समझिएगा कॉन्सेप्ट, नाइदर अल्कलाइन, ये ना ही अल्कलाइन होता है नॉर एसिडिक, ना ही ये अल्कलाइन होता है और ना ही ये एसिडिक होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और ये हाईली सोल्यूबल होता है इन वाटर। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। पानी में ये सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है। हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। और ये कैसे बनता है? आपको इनकी प्रोडक्शन आनी चाहिए। और इनकी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होती है? कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? ये मैमल्स में आपको बनते हुए मिलेगा, ठीक है। कुछ एम्फीबियंस होते हैं, मेंढक वगैरह, उनके अंदर आपको बनते हुए मिलेगा। एंड आल्सो यू विल फाइंड देम इन प्रोडक्शन इन फ्यू फिशेस, कुछ फिशेस के अंदर भी आपको यूरिया बनते हुए मिलेगा और वो इसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई देखिए हम क्या करते हैं, हम खाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और यूरिया प्रोटीन से बनता है मोस्टली। और प्रोटीन में मौजूद होता है अमाइनो एसिड। प्रोटीन में क्या होता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे आपको मिलेगा NH2 कार्बन, अगेन COOH ग्रुप, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन और नीचे की तरफ रेडिकल ग्रुप। तो सिंपली क्या होता है, ये जो NH2 है वो और प्लस में ये हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं और ये आगे जाके बनाते हैं एक टॉक्सिक कंपाउंड दैट इज टर्म्ड एज NH3। और आपको पता है NH3 जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा जो लिवर होता है, नॉट बॉडी, हमारा लिवर क्या करता है, इस NH3 को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूरिया, ठीक है। NH3 को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है यूरिया फॉर्मेशन में? याद रखिएगा सबसे पहले जो प्रोसेस होता है दैट इज़ डीअमाइनेशन। यूरिया फॉर्मेशन में सबसे पहले प्रोसेस, अच्छा ये कहाँ पे हो रहा है? ये लिवर में हो रहा है। याद रखिएगा हमारे लिवर के अंदर ये प्रोसेस होगा। सबसे पहले डीअमाइनेशन होगा, अमोनिया ग्रुप निकल गया, इसे कहेंगे डीअमाइनेशन, ठीक है। और डीअमाइनेशन ऑक्सीडेशन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ होगा और वो डीअमाइनेशन काज करेगा। डीअमाइनेशन के बाद वो जो अमोनिया है दैट विल बी कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया किसके साथ मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो बनाएंगे यूरिया। तो सेकंड प्रोसेस क्या होता है यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड प्रोसेस इज यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है। डीअमाइनेशन मैंने आपको बता दिया। यूरिया फॉर्मेशन कैसे होती है? यूरिया फॉर्मेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यूरिया साइकिल। क्या पढ़ना पड़ेगा? यू हैव टू गो थ्रू द यूरिया साइकिल। तो मैं यूरिया साइकिल आपको समझाता हूँ और ये कैसे जो है ना यूरिया बनता है हमारे लिवर के अंदर, ये भी चीज़ समझाता हूँ। लेकिन पहला प्रोसेस क्या होगा? डीअमाइनेशन, देन सेकेंड विल बी द यूरिया फॉर्मेशन। तो जैसे ही डीअमाइनेशन हो गई तो डीअमाइनेशन से NH3 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो रिमेनिंग पार्ट है अमाइनो एसिड का, वो जाएगा जाके कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, ये वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा वगैरह वगैरह। तो जैसे डीअमाइनेशन हो जाएगी तो यहाँ पे NH2 और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में मिल जाएंगे और ये मिलने के बाद एक कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड का नाम होगा कार्बामाइल फॉस्फेट। क्या नाम होगा? कार्बामाइल फॉस्फेट। ये एक कंपाउंड फॉस्फेट के साथ मिल जाएंगे, ये फॉस्फेट H3PO4 के साथ, और ये बनाएंगे कार्बामाइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट बनाए
वो अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मौजूद होगा, मॉलिक्यूल का नाम है ऑर्निथाइन। आपने नाम सुना होगा ऑर्निथाइन का, ये एक अमीनो एसिड की फॉर्म होती है। तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो बना वो जो है ना वो अटैच हो जाएगा इस ऑर्निथाइन के अंदर, और जैसे ही ऑर्निथाइन के अंदर अटैच होगा तो ये अटैच होने के बाद बनाएगा एक और कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज टर्म्ड एज सिट्रुलिन। क्या बनाएगा? सिट्रुलिन बनाएगा। सिट्रुलिन इज एन अमाइनो एसिड। तो NH3 जो बना था लिवर के अंदर डीअमाइनेशन से, प्रोटीन खाते हैं हम, वो अमाइनो एसिड जाते हैं लिवर में, उनमें से जो अमोनिया बना था डीअमाइनेशन से वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला। अच्छा, पहला प्रोसेस डीअमाइनेशन, दूसरा यूरिया फॉर्मेशन होता है। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे, बनाएंगे कार्बोमोइल फॉस्फेट, और वो ऑर्निथाइन के साथ मिलकर क्या बना देंगे? सिट्रुलिन। अभी सिट्रुलिन के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, जो सिट्रुलिन कंपाउंड होता है, सिट्रुलिन के अंदर एक और चीज़ अटैच हो जाएगी जिसे कहेंगे एस्पार्टेट। क्या कहेंगे आप? इट इज़ एस्पार्टेट। ये एस्पार्टेट भी क्या होता है? एक अमाइनो एसिड की फॉर्म है। एस्पार्टेट जब मिल जाएगा तो ये सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाएगा अर्जिनोसक्सीनेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अर्जिनोसक्सीनेट। ठीक है, और अर्जिनोसक्सीनेट जो होगा दैट विल बी फर्दर कन्वर्टेड, समझिएगा, अर्जिनोसक्सीनेट में से क्या होगा? एक कंपाउंड बाहर निकलेगा अर्जिनोसक्सीनेट में से, फ्यूमेरिक एसिड जो होता है, यहाँ पे कहेंगे फ्यूमेरेट, वो बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा द अर्जिनोसक्सीनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू अर्जिनिन। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अर्जिनिन। और अर्जिनिन क्या है? ये भी एक केमिकल है, दैट इज अर्जिनिन, ARGININE। ठीक है, अर्जिनिन। अभी अर्जिनिन में ऐड होगा वाटर, याद रखिएगा। अर्जिनिन में क्या ऐड होगा? अर्जिनिन में ऐड होगा वाटर। मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, अर्जिनिन में ऐड होगा वाटर। और जैसे ही अर्जिनिन में वाटर ऐड होगा तो वाटर ऐड होते ही ये जो अर्जिनिन होगा उसमें से कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, दैट कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज यूरिया। और फिर जैसे यूरिया बाहर निकलेगा तो ये जो अर्जिनाइन होगा देन दैट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथाइन। ये साइकिल कहलाता है यूरिया साइकिल। समझने की कोशिश कर, दोबारा बता रहा हूँ आपको। अमोनिया जो बना डीअमाइनेशन से वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा, और ये एंजाइमेटिक है नो डाउट, और इसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अमोनिया बनने में कम एनर्जी यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द यूरिया, और यूरिया में कम एनर्जी यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू यूरिक एसिड, बताया हुआ है मैंने। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होता है वो ऑर्निथाइन से मिल जाएगा। तो पहला स्टेप याद रखना, पहले होगा ऑर्निथाइन, फिर बनेगा सिट्रुलिन। सिट्रुलिन में कौन ऐड होगा? एस्पार्टेट, तो वो बना देंगे अर्जिनोसक्सीनेट। अर्जिनोसक्सीनेट में फ्यूमेरेट बाहर निकल जाएगा तो वो बन जाएगा अर्जिनिन। अर्जिनिन में जैसे ही वाटर ऐड होगा तो वाटर के ऐड होने से यूरिया बाहर निकल जाएगा, और यूरिया बाहर निकलने के बाद अगेन अर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथाइन में। ऑर्निथाइन ये चलता रहेगा, और हमारा जो अमोनिया था वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बन गया? यूरिया। दिस इज सेकंड फेज, दैट इज टर्म्ड द यूरिया फॉर्मेशन। इस साइकिल को यूरिया साइकिल कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है ऑर्निथाइन साइकिल। याद रखिएगा, इसे ऑर्निथाइन साइकिल कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं ऑर्निथाइन साइकिल क्यों कहेंगे? क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो ये काम कर रहा है वो ऑर्निथाइन होता है, दैट्स आल्सो टर्म्ड एज, इसको ऑर्निथाइन साइकिल भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया आपका? ये यूरिया बन गया। अब ये यूरिया कहाँ पे जाएगा? ये कहाँ पे बना है यूरिया? आप मुझे बताएं। आप कहेंगे सर ये यूरिया बना है लिवर में। कहाँ पे बना है? ये लिवर। सपोज ये है हमारा लिवर, ठीक है, ये हमारा लिवर, और इस लिवर के अंदर आप कहेंगे सर बना यूरिया। सपोज द यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन लिवर। फिर ये लिवर से हमारे ब्लड में जाएगा, याद रखिएगा, लिवर से ये जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर जाएगा ये। और ब्लड इसको पता है कहाँ लेके जाएगा? ब्लड इसको लेके जाएगा हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, नॉट सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज टर्म्ड द किडनी। किस में जाएगा? ये किडनीज़ में जाएगा। और किडनीज़ में यूरिया पता है क्या करेगा? ये जो यूरिया होगा वो मिल जाएगा वाटर के साथ, और यूरिया और वाटर आपस में मिलके पता है क्या बनाएंगे? दे आर गोइंग टू फॉर्म द यूरिन। वो जाके बनाएंगे यूरिन। यूरिया और वाटर आपस में मिलके बनाएंगे यूरिन, और यूरिन की फॉर्म में ये जो नाइट्रोजन था दैट हैज़ बीन आउट ऑफ बॉडी, वो बॉडी से बाहर निकल गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? सो दैट इज़ अबाउट द यूरिया साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल, जो आपके बुक के अंदर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में बताया गया है। तो जो यूरिया होता है उसमें 1 ग्राम नाइट्रोजन, याद रखिएगा, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ यूरिया, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ यूरिया, समझिएगा कॉन्सेप्ट, रिक्वायर इन फॉर्म ऑफ यूरिया रिक्वायर 50 ml ऑफ वाटर टू डाइल्यूट या टू डिज़ोल्व इट टू नॉन टॉक्सिक लेवल। तो नॉन टॉक्सिक लेवल तक इसको डिज़ोल्व करने के लिए
1 ग्राम नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ यूरिया विल बी डिजोल्विंग इन 50 ml ऑफ वाटर। तो इसी वजह से ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का इंपॉर्टेंट हमेशा कह सकते हैं कि वेस्ट है। और वो जानदार जो यूरिया रिलीज करते हैं द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। तो क्या होता है भाई यूरियोटेलिक? आप बताएं। यूरियोटेलिक आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रेट यूरिया। तो ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार विच एक्सक्रेट यूरिया इज एक्सक्रेटरी वेस्ट। वो जानदार जो अपना एक्सक्रेटरी वेस्ट यूरिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक कहा जाता है। सही हो गया। यूरिया इज नॉट ओनली अ वेस्ट प्रोडक्ट बट आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट आयंस एंड वाटर इन किडनी। याद रखिएगा, एक तो ये वेस्ट है, यूरिया वेस्ट है, हम कहते हैं ये वेस्ट है, वेस्ट तो है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे किडनी के फंक्शन के अंदर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। ये जो आयंस होते हैं और वाटर होते हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इन किडनी के अंदर। ये हेल्प करता है वाटर और आयंस की रीएब्जॉर्प्शन में। कैसे हेल्प करता है वो आगे बताऊंगा, आपके बुक में इतना ही बताया गया है। मैं रीड करके आपको समझाता हूँ बुक में से व्हाट इज़ यूरिया और इसके बारे में कॉन्सेप्ट। आई गेस क्लियर हुआ होगा आपका कॉन्सेप्ट। चलें जी, एक और नाइट्रोजनस वेस्ट है, द वेस्ट इज टर्म्ड एज यूरिक एसिड। और ये जो यूरिक एसिड होता है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। और जो यूरिक एसिड है वो एक और नाइट्रोजनस कंपाउंड है दैट इज़ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन। ये क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन करें? इट इज़ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन। ज़्यादातर ये प्यूरिन से बनता है, प्यूरिन प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ना उनके अंदर आपको प्यूरिन्स मिलेंगे, और प्यूरिन्स के टूटने से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा उसे यूरिक एसिड कहा जाता है। अच्छा, प्यूरिन और पायरामिडिन दो थे। पायरामिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरिन के दो एग्जाम्पल थे, एडेनिन और ग्वानिन। पढ़ाया था ना मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। तो वो जो एडेनिन और ग्वानिन है, समझिएगा, वो भी डबल रिंग स्ट्रक्चर थे, तो ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे रिजेंबल करता है आप देखेंगे तो यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड स्ट्रक्चर वाइज क्या करता है? रिजेंबल्स द वी कैन से प्यूरिन, रिजेंबल्स द प्यूरिन, क्योंकि प्यूरिन भी क्या होते हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज जो यूरिक एसिड होता है वो किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? दैट इज़ द प्यूरिन। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे क्या बताया गया है आपके बुक के अंदर, इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये होते हैं वीक, प्यूरिन्स आर वीक एसिड्स एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर। एक तो ये वीक एसिड होते हैं और दूसरा ये लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर ये इतनी ज़्यादा सोल्यूबलाइज नहीं होते। इसके अलावा ये क्या होते हैं? दे आर, समझिएगा कॉन्सेप्ट, दे आर 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। दे आर 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक होते हैं देन अमोनिया। ये अमोनिया से 10,000 गुना कम टॉक्सिक होते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपने ज़हन के अंदर बिठाना है। और वो जानदार जो रिलीज़ करते हैं यूरिक एसिड, उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक अमोनिया रिलीज़ करते हैं, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीट द यूरिक एसिड इज वेस्ट प्रोडक्ट। अपना वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करने वाले जानदार को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जहन के अंदर ये बिठाइएगा आप लोग, क्योंकि आपके बुक के अंदर ये बताया गया है। एक और चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ये कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स प्रोडक्शन, कि भाई ये जो यूरिक एसिड होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इट इज़ सेड दैट इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन आप न्यूक्लिक एसिड खाएं। ठीक है, वो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड? प्यूरिन्स। अगर आप देखेंगे तो प्यूरिन्स टूटेगा आगे जाके हाइपोजेंथाइन में। किस में टूटेगा? हाइपोजेंथाइन में। और हाइपोजेंथाइन किस में टूटेगा? वो टूटेगा जेंथाइन में। ठीक है, और
ज़ेनथाइन आगे जाके किस में टूटेगा, दैट इज़ द यूरिक एसिड में। ये किस में टूटेगा, यूरिक एसिड में। सो ये आपने यहाँ पे याद रखना है आपके बुक के हिसाब से, इनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड को एज अ बाय प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिकोटेलिक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक में आ जाते हैं रेप्टाइल्स, आपने नाम सुना होगा रेप्टाइल्स का, ये यूरिकोटेलिक होते हैं। बहुत सारे जितने भी बर्ड्स हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। अर्थ्रोपोड्स इस कैटेगरी में आते हैं। अर्थ्रोपोड्स में स्पेशली इंसेक्ट्स जो होते हैं, कॉकरोच वगैरह, वो इस कैटेगरी में आते हैं, यूरिकोटेलिक की कैटेगरी में। तो यूरिया जो होता है ये क्या करते हैं, दे कैन स्टोर यूरिक एसिड इन बॉडी। ये बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को स्टोर कर सकते हैं विदाउट हार्म नहीं करेगा, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होता है, बॉडी टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाता है जो यूरिक एसिड होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक जानदार बना के, ये जो जानदार होते हैं इन्हें अपना पानी बचाना होता है, ठीक है। तो पानी बचाने के लिए ये जानदार क्या करते हैं, जो वेस्ट अपना रिमूव करते हैं, दैट इज़ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर रिलीज़ करते हैं ये होता है थिक पेस्ट लाइक, ये होता है थिक होता है, पेस्ट लाइक होता है, ठीक है, थिक पेस्ट लाइक प्लेट, इसे प्लेट कहा जाता है। बींठ जो होती है थिक पेस्ट लाइक प्लेट की फॉर्म में ये रिलीज़ करते हैं, जिनमें लेस वाटर होता है, याद रखिएगा इसमें लेस वाटर होता है। तो मतलब कि ये जो जानदार होते हैं वो अपने आप को, अपने पानी को बचाने के लिए ये यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। सो दे रिलीज़ थिक वाइट पेस्ट, वाइट तो नहीं बल्कि डिफरेंट कलर का थिक पेस्ट लाइक प्लेट वो रिलीज़ करते हैं, और वो इनका होता है यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड थिक पेस्ट लाइक प्लेट जो होता है, इसका मेन काम होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, कंजर्व करता है पानी, ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी ज़हन के अंदर बिठाइएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर 1 ml, देखें कितना ज़्यादा कम, 1 ml ऑफ वाटर टू डाइल्यूट टू नॉन टॉक्सिक लेवल तक डाइल्यूट करने के लिए जो यूरिक एसिड को वाटर रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ 1 ml। तो इसीलिए ये उन जानदार के अंदर पाया जाता है जो कि अपना वाटर ज़्यादा कंजर्व करना चाहते हैं। आपने लिजर्ड का नाम सुना होगा, आपने लिजर्ड को कभी पानी पीते हुए देखा है? वो जो लिजर्ड होती है, वॉल लिजर्ड होती है, तो वो पानी पीते हुए आपने उसको नहीं देखा होगा, रेयर केसेस में आपने उसको देखा होगा, लेकिन वो अपना पानी बचाने के लिए यूरिक एसिड रिलीज़ करती है अपनी बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसके अलावा ह्यूमन के अंदर भी यूरिक एसिड रिलीज़ होता है। अकॉर्डिंग टू योर बुक ह्यूमन के अंदर भी जो है ना वो यूरिक एसिड रिलीज़ होता है। ह्यूमन में यूरिया के साथ यूरिक एसिड भी रिलीज़ होता है। तो 75% यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है किडनी से। कितना? 75%, याद रखिएगा, 75% इट इज़ रिलीज्ड बाय किडनीज एंड 25% बाय इंटेस्टाइन, और 25% ये जो रिलीज़ होता है 25% दैट इज़ बाय इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में से वेस्ट जो होता है उसमें 25% यूरिक एसिड रिलीज़ होता है और 75% वो हमारे किडनी से रिलीज़ होता है। सो दैट इज़ अबाउट द यूरिक एसिड, आपके बुक में बताया गया है, मैं रीड करके आपको समझाता हूँ। Excretory products in relation to habitat, animals produce different types of nitrogenous excretory wastes. बहुत सारे excretory waste जो है excretory वो animals produce करते हैं। The major types of nitrogenous waste are ammonia, urea, uric acid and creatinine. ठीक है, both waste and their removal depends upon firstly the nature of food, कि भाई आप फूड कौन सा खा रहे हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। लाइक हर्बीवोरस डू नॉट एक्सक्रीट एज मच एज यूरिया इज कार्निवोरस के मुकाबले में हर्बीवोरस इतना ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस नहीं करते। कार्निवोरस बिकॉज कार्निवोरस ईट मोर प्रोटीन एंड देयरफॉर एक्सक्रीट मोर नाइट्रोजन। सेकेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड थर्ड एनिमल्स हैबिटेट। ये तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेस्ट होगा और कैसे वो एक्सक्रीट होगा। तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एक तो आप फूड कौन सा खा रहे हैं, टाइप ऑफ फूड, आपका हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आ सकता है किसी से टेस्ट के अंदर कि भाई नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो किसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो आप याद रखिएगा दैट इज़ द
प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नीचे यहाँ पे यही बताया गया है आपके बुक में जो चीज़ें मैंने आपको समझाई गई। एनिमल्स लिव इन aquatic place, generate large amount of ammonia, are called ammotelic because they need lot of water to dissolve ammonia in it. Terrestrial animal excrete urea called ureotelic, and for producing uric acid called uricotelic. Later two products require comparatively less amount of water to dissolve than ammonia. Is land animal occasionally face shortage of water in their habitat. अमोनिया के बारे में बुक में क्या बताया गया है कि अमोनिया इज़ अ इमीडिएट एंड हाईली टॉक्सिक गैसियस वेस्ट। ठीक है, इमीडिएट एंड हाईली टॉक्सिक होता है, गैसियस वेस्ट है, इनिशियली प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स इन द बॉडी। इट इज़ एक्सीडिंगली सोल्यूबल, मतलब कि जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है इन फ्रेश वाटर एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड रेजिस्ट द पीएच, देयरफॉर शुड बी प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन द बॉडी। बॉडी पीएच को ये रेज कर सकता है, इसलिए कम होना चाहिए बॉडी की जो है ना वो फ्लूइड्स के अंदर। अमोनिया रिड्यूसेस इट्स टॉक्सिसिटी इन वाटर एंड रिक्वायर लॉट ऑफ फ्रेश वाटर टू डिसॉल्व एंड जनरेट नॉन टॉक्सिक अमोनियम NH4 आयन। ठीक है, वो बनेगा तो टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, तो ज़्यादा पानी चाहिए इनको टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए। देयरफॉर प्रोड्यूस्ड इन aquatic एनिमल्स इन गैसेस फॉर्म एंड मोस्टली डिफ्यूज आउट ऑफ फ्रॉम द बॉडी व्हाइल सम अमाउंट आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एज यूरिया। या तो बॉडी से डायरेक्टली डिफ्यूज आउट हो जाएगा aquatic एनिमल्स के अंदर, या तो वो फिर यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलेगा बॉडी से। Ammonia is also produced in terrestrial animals and converted into another nitrogenous product that is urea and excreted through the urine from the body, जैसे कि ह्यूमन हो गया। Chemically it is alkaline, corrosive and 1 lakh times more toxic than urea. An animal that excrete ammonia are said to be ammotelic. यूरिया रीड करते हैं बुक में से। यूरिया that is CONH2 twice is the nitrogenous containing liquid waste। अच्छा, वो गैसेस था अमोनिया, ये लिक्विड वेस्ट है। produced by the breakdown of protein in mammals, amphibian and some fishes and excreted in urine. It is also called carbamide, neither acidic or nor alkaline and highly soluble in water. Liver combines ammonia with carbon dioxide molecule to form some intermediate compounds and then produces urea in the urea cycle or ornithine cycle. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वो आपस में मिल जाते हैं, फिर बीच में आपको पता है ऑर्निथाइन और ये कार्बोमाइल जो फॉस्फेट होता है वो मिलके क्या बनाता है, सिट्रुलिन। फिर बीच में आ जाता है अर्जिनोसक्सिनेट, देन अर्जिनिन एंड देन वाटर, उसमें जो है ना वो एड होता है, अर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ऑर्निथाइन अगेन और यूरिया बाहर निकल जाता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स और ये यूरिया साइकिल मैंने समझाया हुआ आपको। एनिमल्स प्रोड्यूस यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। यूरिया इज नॉट ओनली अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी बट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन एंड इंपॉर्टेंट आयंस एंड वाटर इन किडनीज। इनकी एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है यूरिया। कैसे, ये जब हम नेफ्रॉन का और किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यूरिक एसिड रीड करते हैं। यूरिक एसिड इज अनदर नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। प्यूरिन का ये मेटाबॉलिक जो है ना वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, उसका वेस्ट होता है प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज़ आल्सो स्ट्रक्चरली रिजेंबल विद प्यूरिन। प्यूरिन के जैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है, एज यू नो मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। वीक एसिड एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर देन अमोनिया एंड यूरिया, ये याद रखिएगा। एक तो वीक एसिड होता है, दूसरा लेस सोल्यूबल होता है अमोनिया से और यूरिया। सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा, अमोनिया, और फिर सेकंड पे यूरिया, एंड देन ये सबसे ज़्यादा इनसोल्यूबल होता है, याद रखिएगा। लेस सोल्यूबल जिसे कहते हैं, इट इज़ अबाउट 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। Animals that produce and excrete uric acid are called uricotelic, which includes reptiles, birds, and numerous arthropods like insects. Uric acid can be stored in the body tissue without any toxic effect or harm. Excretory waste contain uric acid appear thick paste-like and needs less amount of water, and animals get the advantage to conserve water in their bodies. तो इसी यूरिक एसिड की वजह से वो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं एनिमल्स और ज़्यादा। इन ह्यूमन्स 75% यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी एंड 25% इज एक्सक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन। यही बताया गया आपके बुक के अंदर अबाउट द यूरिक एसिड।